दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी का क्लास कर रहे थे। तो आज पढ़ना है छठा चैप्टर परद्वीपीय भारत का पठार। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी को कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि देखिए, पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है और परद्वीपीय भारत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, पर्वत और पठार में अंतर। पर्वत और पठार में अंतर। देखिए, पर्वत का है जो शिखर होता है, पर्वत में शिखर होता है, जबकि पठार में कोई शिखर नहीं होता है। जैसा कि देखिए, ये देखिए, जो पर्वत है यह शिखर होता है पर्वत में, मतलब शंकुकार होता है पर्वत में, जबकि पठार ऐसा नहीं होता। पठार में जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है। पठार का जो ऊपरी भाग होता है वह समतल होता है, और जबकि पर्वत का ऊपरी भाग होता है जो शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का होता है, उसको शिखर कहते हैं। देखिए, पठार भी पर्वतों की तरह ऊंचे होते हैं। पठार होता है जो पठार और पर्वत ऊंचाई में भी लगभग समान होते हैं, परंतु यह ऊपर से समतल मैदान के रूप में होता है। जो पठार होता है वो ऊपर से समतल होता है, समतल रूप में होता है। आगे देखते हैं परद्वीपीय भारत का अर्थ। प्रादीपीय भारत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि वह भूमि जो तीन तरफ जल से घिरी हो। प्रदीप प्रादीप किसको कहते हैं? तो वह भूमि भूस्थल जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो। जैसे ये देखिए, जो दक्षिण भारत है, ये देखिए, ये अरब सागर से है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये हिंद महासागर है। ये तीनों भाग जल से घिरा हुआ है। आगे देखते हैं। ये देखिए, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से ये परद्वीपीय भाग घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है। देखिए, ये पश्चिम साइड अरब सागर है, पूरब साइड बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण साइड हिंद महासागर है। परद्वीपीय भारत इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण पठार। भारत के महत्वपूर्ण पठार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है मालवा का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। पहला देखिए मालवा का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार, और चौथा है शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, और अगला है दक्कन का पठार। भारत में इतने महत्वपूर्ण पठार हैं। आइए आगे एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार, देखिए, मालवा का पठार 3 राज्यों में फैला हुआ है। जो मालवा का पठार है वह 3 राज्यों में फैला हुआ है। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान में है। पहला गुजरात में है, दूसरा मध्य प्रदेश में है, और तीसरा राजस्थान में है। लेकिन देखिए, अधिकांश हिस्सा है जो मालवा पठार का अधिकांश हिस्सा है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। जो मालवा का अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है, जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं। ये देखिए मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ये है पूरा मालवा का पठार है। ये देखिए, इसका जो है, ये देखिए राजस्थान है, ये गुजरात है, और ये मध्य प्रदेश है। राजस्थान की सीमा है और गुजरात है, और ये मध्य प्रदेश की सीमा है। ये देखिए, अधिकांश भाग है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ है। यह है मालवा का पठार। आगे देखते हैं। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो मालवा के पठार से बीचों बीच गुजरती है। आगे देखते हैं, इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो जाना पाव है। मालवा पठार का प्रमुख चोटियां कौन है? तो जाना पाव है। आगे देखते हैं। देखिए, मालवा पठार की ऊंचाई कितना है? तो 500 से 610 मीटर है। मालवा पठार की ऊंचाई कितनी है? 500 से 610 मीटर है। मालवा के आगे देखते हैं, मालवा के पठार का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। जो मालवा का पठार है उसका निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। किससे हुआ है? तो ग्रेनाइट से हुआ है। आगे देखते हैं, इसे लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है। मालवा का पठार को लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है। लावा निर्मित पठार किसको कहा जाता है? तो मालवा का पठार को कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा का पठार के क्षेत्र की तरफ काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं, चंबल नदी ने इसे के मध्य भाग को बहुत प्रभावित किया है। जो चंबल नदी है इसके मध्य भाग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। आगे देखते हैं, माही नदी ने इसके पश्चिमी भाग को बहुत प्रभावित किया है। जो माही नदी है मालवा पठार के पश्चिमी भाग को बहुत प्रभावित किया है। आगे देखते हैं, बेतवा नदी ने इसके पूर्वी भाग को प्रभावित किया है। जो बेतवा नदी है
वो इसके मालवा के पठार को पूर्वी भाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। आगे देखते हैं, मालवा पठार अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। जो मालवा का पठार है वह अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच में है? तो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में है। आगे देखते हैं, अगला है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार देखिए, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। जो बुंदेलखंड का पठार है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है। इसका जो निर्माण है गिरनाइट और नीस से हुआ है। देखिए, मालवा का पठार का निर्माण सिर्फ गिरनाइट से हुआ था और बुंदेलखंड पठार का निर्माण जो है गिरनाइट और नीस दोनों से हुआ है। गिरनाइट और नीस दोनों से हुआ है। आगे देखते हैं, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। जो बुंदेलखंड का पठार है उसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर ज्यादा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। जो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र है वहाँ पर कम गुणवत्ता वाले लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, अगला है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, पहले ये देख लीजिए बुंदेलखंड का पठार। देखिए यहाँ पर है, यह है बुंदेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड का पठार है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार देखिए, छोटा नागपुर का पठार का महाराष्ट्र के नागपुर जिले से कोई संबंध नहीं है। जो छोटा नागपुर का पठार है एक महाराष्ट्र में जिला है नागपुर, उससे कोई संबंध में नहीं है, बल्कि इसका नाम पुराने राजा के नाम पर रखा गया है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसका नाम जो है पुराने राजा के नाम पर रखा गया है और यह झारखंड में स्थित है। आगे देखते हैं, यह पठार मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ है। जो छोटा नागपुर का पठार है यह मुख्यतः झारखंड में फैला हुआ है। इसका जो छोटा नागपुर का क्षेत्रफल है वो कितना है? लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। जो छोटा नागपुर का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार सब इसी के अंदर आते हैं। झारखंड में जितने पठार है जैसे रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, इस पठार की औसतन ऊंचाई 700 मीटर है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी ऊंचाई औसतन 700 मीटर है। आगे देखते हैं, शिलांग का पठार। अगला है शिलांग का पठार। देखिए, गारो, खासी और जंतिया पहाड़ियां इसी के अंतर्गत आती है। जो शिलांग का पठार है, जैसे आप लोग सुनेंगे गारो, खासी, जंतिया पहाड़ियां, यह शिलांग पहाड़ी पठार का अंतर्गत आती है, शिलांग पठार के अंतर्गत। आगे देखते हैं, इस पठार में कोयला और लौह अयस्क और चूना पत्थर का भंडार उपलब्ध है। जो शिलांग का पठार है इस पठार के अंतर्गत कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर का भंडार उपलब्ध है। आगे देखते हैं, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, पहले शिलांग का पठार आप लोग देख लीजिए। शिलांग का पठार ये देखिए, ये है शिलांग का, ये देखिए शिलांग का पठार। देखिए मेघालय की तरफ, मेघालय के क्षेत्र में ज्यादा स्थित है शिलांग का पठार। आगे देखते हैं, आगे है दक्कन का पठार। आप लोग देखिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है, देखिए यह भारत का विशालतम पठार है। जो दक्कन का पठार है यह भारत का विशालतम पठार है। यह दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। जो दक्कन का पठार है वो दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। इस पठार का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। जो दक्कन का पठार है उसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। आगे जैसे कि ये देख सकते हैं दक्कन का पठार, ये देखिए उसका चित्र है दक्कन का पठार। ये सब है जो दक्कन के पठार है। ये देखिए दक्कन का पठार, देखिए पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और यह है पूर्वी घाट, यह है पूर्वी घाट और यह है देखिए दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है। आइए और अच्छे से जानते हैं अभी। देखिए सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला है, इसी उत्तरी सीमा है इसकी। देखिए जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वह दक्कन का पठार का उत्तरी सीमा है। आगे देखते हैं, इसकी पूर्वी सीमा है जो पूर्वी घाट है। जो दक्कन का पठार का पूर्वी सीमा है वह पूर्वी घाट है और इसकी जो
पश्चिमी सीमा है, जो दक्कन का पठार का पश्चिमी सीमा है वह पश्चिमी घाट है। ये देखिए, जैसे देखिए ये पश्चिमी सीमा है, तो जो पश्चिमी सीमा है वो पश्चिमी घाट की सटी हुई है, और जो पूर्वी सीमा है वो पूर्वी घाट से सटी हुई है, और जो उत्तरी है, जो उत्तर में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के जो है उत्तरी सीमा है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उत्तर में इसके। आगे देखते हैं, जो दक्कन पठार का औसतन ऊंचाई है वह है 600 मीटर। कितना है? 600 मीटर है। ये देखिए ये है दक्कन का पठार, ये सब दक्कन का पठार है। आगे देखते हैं, इस पठार के मुख्यतः 3 भाग हैं। दक्कन के पठार के मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है आंध्र प्रदेश का पठार, और पहला है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है आंध्र प्रदेश का पठार, और तीसरा है कर्नाटक का पठार। तीसरा है कर्नाटक का पठार। आगे देखते हैं दक्कन का पठार को। देखिए महाराष्ट्र का पठार में देखिए इसमें काली मृदा की अक्रियन पाई जाती है। जो काली मिट्टी है, जो महाराष्ट्र की तरफ में काली मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र का पठार में। अगला है आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार, जो आंध्र प्रदेश का पठार है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। देखिए जो तेलंगाना का पठार है, इस पठार के देखिए जो तेलंगाना का पठार है, इस पठार के लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इस पठार को लावा पठार भी कहा जाता है। जो देखिए आंध्र प्रदेश का पठार है जो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तेलंगाना का पठार और दूसरा है रायलसीमा का पठार। जो तेलंगाना का पठार है उसको लावा द्वारा निर्मित होने के कारण उसको लावा का पठार भी कहा जाता है, और दूसरा है रायलसीमा का पठार। देखिए इसके आर्कियन चट्टानों को अधिकता पाई जाती है। जो रायलसीमा का पठार है इसमें आर्कियन चट्टान अत्यधिक पाई जाती है। अगला है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार देखिए इसमें धात्विक खनिज तथा आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। जो कर्नाटक का पठार है उसमें धात्विक खनिज और आर्कियन चट्टान की अधिकता पाई जाती है। ये देखिए यह है पठार। ये देखिए यह है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, और यह दक्कन का पठार, और यह देखिए यह प्रदीपीय भारत है। यह प्रदीपीय भारत देखिए तीनों ओर जल से घिरा है। देखिए तीनों ओर, यह है बंगाल की खाड़ी, यह है अरब सागर, और यह है हिंद महासागर। तीनों ओर जल से घिरा होता है, उसे प्रदीप कहते हैं। प्रदीप से ही प्रदीपीय भारत बना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।